अभी आप लोग एक वीडियो वायरल, एक फोटो बार बार आ रही है, झारखंड की एक लड़की को टांग दिया। कानून समयकालीन होना चाहिए। चाइना में बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, अगर आपने देश आतंकवाद किया और गोली मारा या कुछ किया तो आपको फांसी होगी। फांसी कैसे होगी उसको समझिए। पहली बात तो 10-20 साल मुकदमा नहीं चलेगा, रात को वहां सुप्रीम कोर्ट नहीं खुलेगी, ये सब सिस्टम वहां नहीं चलेगा, वहां 2 साल के अंदर हो जाएगा। आपने अगर देश के साथ गद्दारी किया, मान लो कहीं बम फोड़ा, आपको वहीं लाया जाएगा जहां आपने बम फोड़ा था। आसपास के लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा फला दिन इसको फांसी होगी, जिससे वहां के एरिया के लोग आ जाएं, सब देखें आके। उसके बाद वहीं उसको डिपेंड करेगा उसको सजा क्या, गोली मारने की हुई या फांसी देने की हुई है। अगर गोली मारने की हुई तो उसको 5 गोली मारी जाएगी। गोली मारने के बाद जो खाली उसका खोखा होता है उसकी एक रसीद बनाएंगे, इसकी कीमत इतनी हुई, उसके परिवार को दे दिया जाएगा कि तुम्हारे इस गद्दार को हमने गोली मारी है, गोली मारने में 5 गोली खर्च हुई है, ये गोली का खर्चा है, इसको आप जमा करा दीजिए। आपको लगता नहीं हमें इस रास्ते पे जाना पड़ेगा? बोलिए जरा एक बार, बोलिए। कानूनों में बदलाव की जरूरत है कि नहीं है? सठे साठ्यम समाचरित, सठे साठ्यम समाचरित का सिद्धांत कहां शुरू हुआ? भारत में। विदुर जी ने बोला, चाणक्य ने बोला। सठे साठ्यम समाचरित का सिद्धांत दुनिया ने अपनाया, कानून बनाया, हमने नहीं अपनाया। हम मानवाधिकार पे बने रह गए। जिन देशों ने सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत को अपना के कठोर कानून बनाया, आज वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। जिन देशों ने मानवाधिकार की बात किया, आज वहां बदहाली है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, कट्टरवाद है, चरमपंथ है और गले काटे जा रहे हैं। आप एग्जाम्पल सामने आपके। अगर कोई समस्या भारत में है, चाइना में नहीं है, भारत में है, सिंगापुर में नहीं है, भारत में है, फ्रांस में या अमेरिका में नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है, दो ही अंतर एक ही हो सकता है, या तो राजा का अंतर है या तो कानून का अंतर है। दो ही अंतर है। राजा में तो हमारे राजा से तो हमारे प्रधानमंत्री से मेहनती, हमारे प्रधानमंत्री से ईमानदार, हमारे प्रधानमंत्री से देशभक्त, तो मुझे नहीं लगता कि वो है। अंतर केवल इतना आ रहा है कानून का। अनफॉर्चुनेटली हम लोग पार्टियों की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, लेकिन कभी कानून की बात नहीं करते। शायद ये समस्या है जिसकी वजह से हमें परेशानी बनी हुई है। दूसरा, अभी तक मैं टॉपिक के बाहर था, लेकिन अब मैं टॉपिक पे आ जाता हूं। हमारा संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए, यही कहता है ना। अच्छा, समता समानता की बात सब करते भी हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टियां समता, समानता, समरसता की बात करती हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टियां बाबा साहब अंबेडकर की बात करती हैं। कुछ नेता तो आजकल अपनी कुर्सी के पीछे बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लगा के बैठे हुए हैं। देखा नहीं देखा आपने? बैठे हुए, लेकिन एक्चुअल में उसके हिसाब से काम नहीं कर रहे। जब हमारा संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए, क्या आज की डेट में समान अवसर मिल रहा है क्या? अरे भैया, एग्जाम सबका एक हो रहा है। एनडीए का एक एग्जाम, इंजीनियरिंग का एक एग्जाम, मेडिकल का एक एग्जाम, रेलवे का एक एग्जाम, आईएएस का एक पेपर, पीसीएस का एक पेपर, सारे पेपर तो कॉमन हो रहे हैं। और पढ़ाई, सीबीएसई बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, आईसीएसई बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, दिल्ली बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, यूपी बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, बिहार बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, मदरसा बोर्ड अलग पढ़ा रहा है। लोगों की सोच एक जैसी हो, उसके लिए पहले पढ़ाई तो एक जैसी हो। लोगों की सोच तो तब एक होगी जब लोगों की बचपन की किताब एक होगी। आप मानते नहीं मानते? सोच कहां से डेवलप होती है? बचपन से। बचपन से अलग अलग पढ़ रहे हैं और सब गरीबों की बात करते हैं। गरीबों का कल्याण, गरीबों का कल्याण। गरीबों के कल्याण के लिए जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है समान शिक्षा। एक किताब लागू करो,
बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, तमिलनाडु वाला तमिल में पढ़े, भाषा उसकी अलग हो, लेकिन किताब तो एक होनी चाहिए, सिलेबस तो एक होना चाहिए। गरीब और अमीर के बच्चे की किताब अलग अलग क्यों? सीबीएसई आईसीएसई के बच्चे की किताब अलग अलग क्यों? हिंदू और मुसलमान के बच्चे की अलग अलग किताब क्यों? 12वीं तक कॉमन एजुकेशन लागू करिए, उसके बाद जिसको जो पढ़ना अपना पढ़ता रहेगा। भाई जब सबको पता है, करीब मदरसे का मॉडर्नाइजेशन करेंगे, मदरसे का मॉडर्नाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है, भारत में समान शिक्षा लागू करने की जरूरत है। वास्तव में अगर हम समता समानता समरसता चाहते हैं तो सबसे पहले हमें समान शिक्षा लागू करना चाहिए। गरीब हो या अमीर, अगड़ा हो या पिछड़ा, हिंदू हो या मुसलमान, बिहार का हो या बंगाल का, मंत्री हो या संतरी, सबके बच्चों की किताब एक होनी चाहिए। क्या कहना है आपका? बोलिए, सहमत है कि नहीं है? देखो आप लोग बीच में, हमें पता कैसे चलेगा कि आप सहमत है कि नहीं सहमत है? या तो मुंह से बोलो या हाथ से बोलो, कुछ तो करो। इसलिए हमारा यह मानना है कि दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है भारत में, एक समान शिक्षा और दूसरा समान नागरिक संहिता। एक क्या? समान शिक्षा, दूसरा जोर से बोलिए, समान नागरिक संहिता। समान शिक्षा लागू करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको लागू करने के लिए कोई बहुत बड़ा आपको रिसर्च नहीं करना है। इस देश में अगर वन नेशन वन टैक्स हो सकता है तो वन नेशन वन एजुकेशन भी हो सकता है, बहुत आसानी से हो सकता है। आखिर जीएसटी में कैसे चलती है, जीएसटी सिस्टम कैसे चलता है? एक सेंट्रल लेवल पे जीएसटी काउंसिल है, केंद्र के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी उसकी अध्यक्षा हैं, राज्यों के वित्त मंत्री उसके अध्यक्ष हैं, और हर 3 महीने में बैठक करते हैं। बैठक करके ये तय करते रहते हैं कि किस सामान पे कितना टैक्स देना है, कम करना है, बढ़ाना, ऐसे चलती है जीएसटी काउंसिल, ऐसे काम करती है। आप उसी की पैटर्न पे एक एजुकेशन काउंसिल बना दीजिए, केंद्र के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी उसके अध्यक्ष हो जाएंगे, राज्यों के शिक्षा मंत्री उसके मेंबर हो जाएंगे, एक्सपर्ट कमेटी बन जाएगी, एक्सपर्ट कमेटी देख लेगी, एक मैथ की एक्सपर्ट कमेटी होगी, सारे राज्यों का सिलेबस देख लेगी, सीबीएसई आईसीएसई सब क्लासेस देख के एक किताब तैयार कर देगी। एक साइंस की एक्सपर्ट कमेटी होगी, पूरे देश भर में जहां जहां साइंस किताब पढ़ाया जा रहा है उसको मिला के एक किताब तैयार कर देगी। हिंदी का सिलेबस पूरे देश में एक हो सकता है, इंग्लिश का सिलेबस पूरे देश में एक हो सकता है, मैथ का सिलेबस एक हो सकता है, जूलॉजी का एक हो सकता है, बॉटनी का एक हो सकता है, सबका एक हो सकता है। मैं बार बार कहता हूं, मंत्री और संतरी के बच्चे की जब तक किताब एक नहीं होगी, इस देश में समता समानता समरसता नहीं आ सकती। और लागू करने का तरीका मैं बता रहा हूं। एक कानून है जो पार्लियामेंट ने बनाया गुरुदेव, उसको कहते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा अधिकार कानून, कुछ लोगों को आइडिया भी होगा, उसको कहते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट। उसमें केवल एक शब्द जोड़ने की जरूरत है, इक्वल। क्या जोड़ने की जरूरत है? अभी उसका नाम राइट टू एजुकेशन हो जाएगा, एजुकेशन है, उसमें एक शब्द जोड़िए इक्वल, वो बन जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। अभी उसको हिंदी में कहते हैं शिक्षा अधिकार कानून, आप समान जोड़ते बन जाएगा समान शिक्षा अधिकार कानून। और किताब डिजाइन कर दीजिए, अंतर केवल इतना रहेगा कि फिजिक्स बंगाल में जो फिजिक्स होगा वो बंगाली भाषा में होगी, महाराष्ट्र में वही फिजिक्स मराठी में होगी, गुजरात में वही फिजिक्स गुजराती में होगी। इस देश में केंद्रीय विद्यालय चलता है ना, पूरे देश में केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस एक होता है कि नहीं होता, जरा बताइए। होता है। इस देश में नवोदय स्कूल चलता है, पूरे देश का नवोदय का स्कूल सिलेबस एक होता है कि नहीं होता? और शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में है, इसका मतलब पार्लियामेंट के पास अधिकार है, राइट टू एजुकेशन पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है, एक शब्द जोड़ना है। और आज भी मैं, ये वीडियो अभी बाद में बहुत सारे यूट्यूब पे जाएगा, आज मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने उस कानून का ड्राफ्ट बना के रखा हुआ है,
इस देश में समान शिक्षा लागू करने के लिए मैंने कानून का ड्राफ्ट बना के रखा हुआ है। मैं इंतजार कर रहा हूं सांसदों का कि सांसद आए, मैं उनको ड्राफ्ट दे दूं और ले जाके पार्लियामेंट में उसको पेश कर दें। समान नागरिक संहिता, आप ये बताइए, शादी विवाह की उम्र अलग अलग होनी चाहिए क्या? बोलिए जरा। मिनिमम मतलब हिंदू की शादी की उम्र अलग, मुसलमान की शादी की उम्र अलग होनी चाहिए क्या? गुजारा भत्ता सबको मिलना चाहिए कि नहीं, चाहे हिंदू की बेटी हो या मुसलमान की बेटी की? जोर से बोलिए भाई। तलाक लेने का तरीका देश की सभी बेटियों का एक होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तलाक का आधार सबका एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गोद लेने का अधिकार सबको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यही समान नागरिक संहिता है। समान नागरिक संहिता कुछ अलग से नहीं है। इनफैक्ट आज मैं आपके सामने संडे को बोल रहा हूं और कल ये मेरी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी भी है समान नागरिक संहिता की, कल उस पर बहस भी है। मतलब भारत जैसे सेकुलर देश में हमने शादी विवाह की उम्र अलग अलग किया, गुजारा भत्ता का कानून अलग अलग, गोद लेने का नियम अलग अलग, तलाक लेने की प्रक्रिया अलग अलग, तलाक देने का तरीका अलग अलग, सब अलग अलग, और हम कहते हैं हम सेकुलर हैं। और एक बात और, भारत इकलौता ऐसा देश है जहां मेजॉरिटी कम्युनिटी समान अधिकार की बात कर रही है। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां मेजॉरिटी कम्युनिटी समान अधिकार की मांग कर रही है। बाकी दुनिया के और देशों में माइनॉरिटी कम्युनिटी समान अधिकार की बात करती है। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां मेजॉरिटी कम्युनिटी धर्मांतरण नियंत्रण कानून की मांग कर रही है। और देशों में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में माइनॉरिटी कम्युनिटी कह रही धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाओ। यहां उल्टी राह चल रही है। यहां पे माइनॉरिटी कम्युनिटी मेजॉरिटी कम्युनिटी का धर्मांतरण कर रही है। पाकिस्तान, बांग्लादेश में इसका उल्टा है। वहां मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी का धर्मांतरण करा रही है। यहां पे मेजॉरिटी कम्युनिटी की संख्या कम होती जा रही है। पाकिस्तान, बांग्लादेश में मेजॉरिटी कम्युनिटी की संख्या बढ़ती चली जा रही है। जो 75 थे 80 हुए, 85 हुए, 90 हुए, 95 हुए, 98 हो गए। यहां जो 90 थे 88, 87, 85, 80, 78 आ गए। तो समाधान क्या है इसका? पहला समाधान मैंने आपको बताया, अगर आप भ्रष्टाचार खत्म नहीं करोगे घुसपैठ नहीं रुकेगी। आप भ्रष्टाचार नहीं करोगे, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओगे, नसबंदी घोटाला हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भ्रष्टाचार खत्म नहीं करोगे, अगर आप लॉलीपॉप की स्कीम लाओगे कि जो जनसंख्या नियंत्रण कराएगा हम उसको 1 लाख रुपए देंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं नसबंदी घोटाला होगा। 50,000 रुपए डॉक्टर साहब रख लेंगे, 50,000 रुपए जिसके नसबंदी होनी उसके नाम पे चला जाएगा। कागज पे नसबंदी होगी, एक्चुअल में नसबंदी होगी नहीं। आप भ्रष्टाचार खत्म नहीं करोगे, जैसे असम की एनआरसी फेल हो गई, इसे पूरे देश की एनआरसी फेल हो जाएगी। असम में एनआरसी फेल हो गई ना, और किसके रहते हुए? भाजपा के शासन में रहते हुए फेल हो गई। क्यों भाई? मुख्यमंत्री कितना ईमानदार हो, क्या फर्क पड़ता है जी, जब तक सिस्टम ठीक नीचे नहीं होगा। और भ्रष्टाचार खत्म करने का तरीका, थोड़ा कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। इस देश में आज की डेट में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। कितने लोगों को? सरकारी आंकड़ों के अनुसार 110 करोड़ लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। 110 करोड़ लोग पर डे 100 रुपए से, जो ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ है। अब ये बताओ, जब 80% लोग 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, जो 20% ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, तो 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत है क्या?
जोर से बोलिए जरा, जरूरत है? और आज की डेट में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 51 करोड़ बैंक खाते खुल चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 8 साल में जो सबसे लैंडमार्क था काम जो उनके बाद में हुआ है, वो हुआ बैंक का। 43 करोड़ जनधन खाते, 8 करोड़ नॉर्मल खाते, टोटल खाते कितने हो गए? 51 करोड़। 51 करोड़ बैंक खाते का मतलब 51 करोड़ एटीएम। बड़ी सीधी सी बात है, हर खाते पे एक एटीएम मिलता है। जनधन वालों को रुपए कार्ड मिलता है, बात तो एक ही। अगर हम 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दें, इस देश का 25% भ्रष्टाचार तत्काल खत्म हो जाएगा। और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, अलगाववाद खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, घुसपैठ खत्म होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, जातिवाद खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, भाषावाद खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, क्षेत्रवाद खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, माओवाद खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, नक्सलवाद खत्म होगा। जितनी देश विरोधी गतिविधियां हैं, कोई भी मुफ्त में नहीं होती, सब पैसे के लिए होती है, पैसे से होती है। आप लोग यहां आके बैठे हुए हो, आपको किसी ने पैसा नहीं दिया हुआ, क्योंकि राष्ट्र निर्माण के काम अपना जनधन, अपना तनमन लगा किया जाता है। लेकिन अगर यही बैठक नक्सलियों की होगी, माओवादियों की होगी और देश विरोधियों की होगी, तो बाकायदा उनको 1000-2000 रुपए मिलेगा। बड़ी सीधी सी बात है। 100 रुपए की नोट रखिए, अगर एक अटैची में 1 करोड़ आएगा, उसी अटैची में 2000 की नोट रख दीजिए, कितने करोड़ हो गया? 20 करोड़। जिस देश में जितनी बड़ी नोट होती है, उतना ज्यादा वहां काला धन होता है, उतना ज्यादा हवाला होता है, उतना ज्यादा वहां पे बेनामी प्रॉपर्टी क्रिएट होती है। और जिस देश में जितनी ज्यादा काला धन होगा, जितना बेनामी होगी, उतना ज्यादा वहां पे अराजकता होगी, अलगाववाद होगा, कट्टरवाद होगा, मजहबी उन्माद होगा। अभी आपने सुना होगा जब पूरा कानपुर में दंगा हुआ, एक दिन में आया 52 करोड़। बंगाल में सुना होगा आपने, एक दिन में आया 31 करोड़। जब ये बहुत सामान्य से नियम है, आपको दुश्मन से लड़ना है तो अपने हथियार तो मजबूत करना ही पड़ेगा, लेकिन दुश्मन की रसद काटना पड़ेगा। बड़ी सीधी सी बात है। आर्मी में कहते हैं कि काम करो, जो दुश्मन यहां खड़ा है, इसकी पीछे की जो सप्लाई आ रही है ना, उस सप्लाई को रोको, इसको खाना पीना बंद करो इसका, अपने आप ये लड़ाई छोड़ के भागेगा। 50,000 करोड़ के आसपास जिहादियों को आ रहा है, लगभग 50,000 करोड़ के आसपास मिशनरियों को आ रहा है। जिहादियों को हवाला के जरिए आ रहा है, खाड़ी देशों से आ रहा है। मिशनरियों को FCRA कानून है, 2010 में बनाया था कांग्रेस की सरकार ने, उस FCRA के जरिए आ रहा है। जब तक ये मिशनरियों की, जिहादियों की फंडिंग नहीं रोकी जाएगी, तब तक देश विरोधी गतिविधियां रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। जब तक बड़ी नोट बंद नहीं होगी, तब तक देश विरोधी गतिविधियों को रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अच्छा, 2016 में हुआ क्या था? नोटबंदी हुई थी या नोट बदली हुई थी? जोर से बोलिए जरा। 500 की नोट बंद हुई थी या 500 के बदले 500 आई थी? उसको नोटबंदी कहते हैं, नोट बदली कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? इस देश में नोटबंदी की जरूरत है। एक होता है डिमोनेटाइजेशन, एक होता है करेंसी एक्सचेंज। 500 रुपए बंद करके दूसरा 500 रुपए लाना, इसको कहते हैं नोट बदली। क्या कहते हैं? नसबंदी का मतलब नसबंद, ऐसे नोटबंदी का मतलब नोटबंद। हमें चूंकि यहां पे सारे राष्ट्रवादी बैठे हुए हैं, हमारे पास समय बहुत कम है, और भी श्रीवास्तव जी को बोलना है, बाकी लोगों को भी बोलना है, कई लोगों को बोलना है। मैं अपनी बात कंक्लूड कर रहा हूं। समान नागरिक संहिता पे श्रीवास्तव जी अपनी बात रखेंगे। इस देश को आप समझ लीजिए, ये भ्रष्टाचार खोखला कर रहा है। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, जासूसी खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, गद्दारी खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म होगी, रोहिंग्या घुसपैठ बंद होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगी, बांग्लादेशी घुसपैठ बंद होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, माओवाद खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, नक्सलवाद खत्म होगा, विदेशी फंडिंग बंद होगी, धर्मांतरण रुकेगा, विदेशी फंडिंग बंद होगी, जिहादियों की कमर टूटेगी,
भ्रष्टाचार बंद होगा, हवाला बंद होगा, लैंड जिहाद रुकेगा। भ्रष्टाचार हवाला रुकेगा, लब जिहाद रुकेगा। भ्रष्टाचार हवाला रुकेगा, जितनी भी XYZ गतिविधियां हैं सब बाहर से आ रहा है। 50,000 करोड़ के आसपास हवाला के जरिए आ रहा है, 50,000 करोड़ के आसपास FCRA के जरिए आ रहा है। मैं आप लोगों से आग्रह ये करूंगा, इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, आवाज़ बुलंद करिए। गुरुदेव ने जिस तरीके से कार्यक्रम आज एक दिन कर दिया है, लेकिन इसको कंटिन्यू करिए। और एक आग्रह और, कितने लोग फेसबुक पे, जरा हाथ उठाइए, फेसबुक कितने लोग यूज करते हैं? एक तो सब लोग फेसबुक यूज करिए। वैसे मैं सोशल मीडिया का विरोधी हूं, लेकिन आज आपको कह रहा हूं यूज करिए। सब लोग 5-5 हजार फ्रेंड बनाइए। कितने कितने? क्योंकि ट्विटर पे आपको कितने लोग फॉलो करेंगे आपके हाथ में नहीं है, लेकिन फेसबुक पे फ्रेंड बनाना आपके हाथ में है, आराम से। और फेसबुक पे फ्रेंड बनाते समय जाति, भाषा, क्षेत्र मत देखिए। तमिलनाडु वाले को भी जोड़िए, केरल वाले को भी जोड़िए, नहीं जानते उसको भी जोड़िए, सबको जोड़िए। बाद में कोई जिहादी आ जाएगा, उसको ब्लॉक कर देना। कोई आपको लगे उल्टा सीधा आदमी जुड़ गया, क्योंकि जो बात एक व्यक्ति कहे और उसको 500 लोग सुने, और जो बात एक व्यक्ति कहे उसको 5 लाख लोग सुने या 5 करोड़ लोग सुने, अंतर आएगा नहीं आएगा? आएगा अंतर ना। समस्या बताने वाले बहुत लोग हैं, समस्या की चर्चा लगातार हो ही रही है। पिछले 75 साल से हम समस्या बीमारी कर ही रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, रोग की चर्चा करने से रोग खत्म होगा या बीमारी दवा ढूंढना पड़ेगा? जब तक दवा नहीं बनेगी तब तक बीमारी ठीक होगी क्या? और खतरा कितना ज्यादा है, इसको मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। 9 राज्यों में हिंदू, मेरी PIL चल रही, कुछ लोगों को पता भी होगा। 200 जिलों से बहुत तेजी के साथ पलायन हो रहा है। टोटल जिले हैं 750। 750 में 200 जिले खाली होने वाले हैं पूरी तरीके से। बंगाल का 14 जिला, असम का 9 जिला, बिहार का 6 जिला, झारखंड का 3 जिला, यूपी के, ऐसे पूरे देश में। इसका समाधान 1-2 नहीं है। सरदर्द हो 1 गोली खा लीजिए ठीक हो जाएगा, नहीं। बुखार हो 2 गोली खा लीजिए ठीक हो जाएगा। कैंसर के लिए क्या करना पड़ेगा? कम से कम 10 गोली खाना पड़ेगा। ये जिहाद एक कैंसर है, इसको आप समझ लीजिए। ये जिहाद क्या है? ये एक चीज से नहीं, ये केवल समान शिक्षा से नहीं हो जाएगा, समान नागरिक संहिता से नहीं हो जाएगा, घुसपैठ नियंत्रण कानून से नहीं हो जाएगा, धर्मांतरण नियंत्रण, सबको एक साथ करना पड़ेगा। और अब टाइम नहीं है कि पहले एक कर लें, फिर एक कर लें, फिर एक कर लें, फिर एक कर लें। ऐसे टाइम नहीं है अपने पास। 86,000 पर डे हो रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, पर डे हो रहे हैं। 2-3 हजार घुसपैठिए पर डे आ रहे हैं। घुसपैठियों का डॉक्यूमेंट बहुत तेजी के साथ बन रहा है। हमारे आपके पास उतने डॉक्यूमेंट नहीं है जितना डॉक्यूमेंट घुसपैठियों ने बना लिया है। और मैं तो यहाँ पे एक दिन रंगपुरी पहाड़ी पे जाके देख के आया, इधर यमुना जी के खादर में देख के आया, ओखला में देख के आया। सारे घुसपैठियों के पास कागज है, उनको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कानून भी बनाना पड़ेगा, भ्रष्टाचार खिलाफ नोटबंदी वगैरह भी करनी पड़ेगी, और समान शिक्षा भी लागू करना पड़ेगा, समान नागरिक संहिता भी करना पड़ेगा, घुसपैठ नियंत्रण के लिए कानून बनाना पड़ेगा, धर्मांतरण नियंत्रण बनाना पड़ेगा, जनसंख्या नियंत्रण बनाना पड़ेगा, कई तरीके काम करना पड़ेगा। तब जाके बात बनेगी, 1-2 से बात नहीं बनेगी। मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, इतनी देर आपने मुझे सुना, गुरुदेव ने मुझे बुलाया, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और चर्चा होती रहेगी, मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बोले मां कालका की। बहुत बहुत धन्यवाद।